बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह आपकी बड़ी पॉजिटिव गुजर रही होगी। लाहौर में काफ़ी सर्दी हो गई है व्यूअर्स, काफ़ी सर्दी हो गई है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में सर्दी बढ़ गई है और शॉलों वाले सूट निकालने शुरू कर दिए हैं हमने और मज़े मज़े के आउटफिट्स विंटर के निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अखराजात भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे को इस वक्त जोश चढ़ा हुआ है कि हलवा जात भी बनाने हैं और बना के फ्रीज़ करके रखने हैं। दाल का हलवा, गाजर का हलवा, बहुत से लोग पेठे का हलवा भी बनाते हैं सीज़न में। अच्छा, देन उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और बहुत सी चीज़ें। तो आपको पता है सर्दियों की सौगात के भी फिर अपने एक्सपेंसेस होते हैं और सर्दियों के आउटफिट्स के भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं। बस थोड़ा सा अपने बजट को व्यूअर्स कंट्रोल में रखिएगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बड़ी टेंशन में, इवन नवंबर में बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। एक तो जो नॉर्मल सीज़न चेंज के एक्सपेंसेस होते हैं वो तो आते ही हैं, बट क्योंकि ये सीज़न होता है शादियों का, इवेंट्स का, पूरा साल लोग वेट करते हैं कि सर्दियाँ आएंगी तो हम घर में बारबेक्यू रखेंगे, गेट टुगेदर रखेंगे, फैमिली का कोई बड़ा फंक्शन रखेंगे और सारे ही इन टाइम्स पे प्लान करते हैं। तो बजट को इस टाइम पे कंट्रोल में रखने से बंदे की टेंशन और एंग्जाइटी ज़रा कम हो जाती है। खैर, ये तो कुछ एक जनरल सी बात थी। आज बात मैंने करनी है बातों की ही, कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले तोलो फिर बोलो, इस पे तो हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हमारे अल्फाज का क्या असर होता है उन लोगों पे जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स, और ये पहले शायद मुझे इसका इतना एहसास नहीं था जितना मुझे मॉर्निंग शो और एंकरिंग करके एहसास हुआ। क्योंकि कही हुई बात जिस तरह कमान में से जब तीर निकलता है तो वो वापस नहीं आता, उसी तरह जब एक दफ़ा आप बात कह देते हैं तो वो वापस नहीं आती। हाँ, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत बात कर दी तो माजरत करके या सॉरी करके या उस बात पे कोई एक्सप्लेनेशन दे के, लेकिन कहीं भी बात वापस नहीं आती। अब किस किस्म की बातें हम कहते हैं जिन पे हमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब हम कमेंट्स करते हैं व्यूअर्स, किसी के भी अपीयरेंस पे सबसे चीज़ पहले जिसके ऊपर लोग कमेंट करते हैं वो अगला कैसा दिख रहा होता है उसी पे बात होती है। जैसे कि हाय तुम कितनी मोटी हो गई हो, उफ तुम्हारी स्किन को क्या हो गया है, हाय अल्लाह तुम्हारा तो वज़न बहुत कम हो गया, तुम्हारा तो मुंह ही लटक गया। एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। इस तरह की बातें अक्सर इंसान को सुनने को मिलती हैं और अफसोस के साथ इस तरह की बातें अक्सर हम जैसे लोग ही दूसरों को कह रहे होते हैं। अब नो डाउट उसके पीछे नीयत बुरी नहीं होती। जैसे कि अगर आपने किसी को देखा और एकदम से किसी का वज़न बढ़ा हुआ है तो अक्सर औकात इंसान कमेंट कर रहा होता है कि ओह तुम्हें तो वेट बहुत चढ़ गया, खैरियत तो है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हुई, कोई इशू तो नहीं हुआ। लेकिन व्यूअर्स, जिस बंदे का वेट बढ़ा हुआ होता है या स्किन ख़राब हुई होती है या बाल बहुत गिरे हुए होते हैं या वेट बहुत कम हो गया होता है, उसकी वजह से स्किन या चेहरा या बॉडी नहीं अच्छी लग रही होती, तो अगले को ऑलरेडी पता होता है इस बात का। वो आपके बताने का इंतज़ार नहीं कर रहा होता कि आप बताएंगे तो फिर उसको पता चलेगा, उसको ऑलरेडी पता होता है। सो किसी भी नेगेटिव चीज़ पे व्यूअर्स कमेंट करने से पहले, अच्छा एक ये बड़ी फेवरेट चीज़ होती है, जैसे गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती है, लोग आपको पता है अक्सर गर्मियों में आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, 100 चीज़ें होती है, लोग ट्रैवलिंग से भी आते हैं, स्किन की टोन अक्सर डार्क हो जाती है या डार्कर हो जाती है। हाय कितनी काली हो गई हो, हाय तुमने अपने रंग को क्या कर लिया, रंग ख़राब कर लिया है। बस पूरी दुनिया में लोग धूप में बैठते हैं टैन होने के लिए ताकि उनकी स्किन टोन विटिश या डार्क की तरफ चली जाए। हमारे यहाँ ज़रा सी स्किन पे टैनिंग आ जाए तो हम लोग कहना शुरू कर देते हैं हाय हाय स्किन ख़राब हो गई, हाय हाय रंग ख़राब हो गया। तो व्यूअर्स, इस तरह की चीज़ों को कहने से इज्तनाब करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगले का दिल ख़राब होता है। कोई भी इंसान अपनी अपीयरेंस या अपने लुक के बारे में नेगेटिव कमेंट सुन के खुश नहीं होता। इसके साथ दूसरी चीज़ जहाँ पे हमने बड़ा एहतियात करनी है बात करते हुए, व्यूअर्स, हमें कभी कभी लगता है कि हम बड़ी फ़नी बात कर रहे हैं या हम कोई छेड़ाछाड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात से दूसरे को क्या नुकसान पहुँचता है हमें इसका एहसास भी नहीं होता। और कभी कभी घरों में बहुत बड़े बड़े फसाद भी पैदा हो जाते हैं इन्हीं मामलात की वजह से। अब मेरा इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल
आप एक कपल के साथ बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, आप लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कि शोहर कितना कंजर्वेटिव है, कितना रोबदार है, क्या उसका रवैया है। आप अपनी सहेली से बात कर रहे हैं और मजाक मजाक में उसको छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हाँ तुम्हारे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि तुम कॉल बैक करो, हाँ हाँ तुम तो बहुत बिजी होती हो ना अपनी फैमिली अपनी चीज़ों के साथ। अब मियाँ सुन रहे, शायद वो दिल में सोच रहा है कि यार ये कौन सी ऐसी चीज़ पे इतनी मसरूफ़ होती है या इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है कि ये आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो नहीं करती। अच्छा, या फिर इस तरह की बात कहना, हाँ हाँ अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हाँ हाँ अब तो तुम्हारा मियाँ। अच्छा, आपको क्या पता कि उस बेचारी के घर में क्या मसला पड़ जाता है इस बात कहने पे। शायद उसका हस्बैंड ये बात बहुत माइंड करता है कि यार तुम्हारे फ्रेंड्स तो घर आके तुम्हें उल्टे ताने देते हैं कि तुम घर वालों को टाइम देती हो या घर वालों के साथ इतना टाइम स्पेंड करती हो, तो फलां दोस्त को तो तुम अवॉइड करो ना मिलना। इसी तरह काम के मामलात में बॉस के सामने कोई मजाक कर देना, बॉस के सामने कोई ऐसी बात कह देना जिसकी वजह से अगले के लिए मसला पड़ जाए, अगले के लिए इश्यूज़ क्रिएट हो जाए। सो हमें इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना चाहिए और ज़रा सा अपने आप को तरीके से लेके चलना चाहिए कि मामलात जो हैं वो इतने ख़राब ना हों और किसी के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आई एम श्योर व्यूअर्स 90% लोग किसी के लिए मसला नहीं खड़ा कर रहे होते, लेकिन कभी हम मजाक में किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं, मोटे हो गए, इतने पतले क्यों हो गए, तुम्हारे ये चलने का तरीका ही बदल गया है, तुम्हारा तो कुब निकल आया है, तुम्हें ये हो गया। ज़िंदगी में अल्फाज तलवार की तरह होते हैं, तलवार ज़ख़म भी देती है और वो तलवार आपको प्रोटेक्ट भी करती है, लेकिन उन अल्फाज का सही इस्तेमाल ही इंसान को ज़िंदगी अच्छे अंदाज में जीने के लिए तैयार करता है और प्रिपेयर करता है। क्या हम ये सोचते हैं जब हम कोई बात करने लगते हैं कि क्या जो बात, ये कुछ सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए कि क्या ये जो बात मैंने सामने वाले को कही है इससे उसको दुख हुआ है, क्या इससे इसकी ज़िंदगी में कोई मसला तो नहीं पैदा हो सकता, क्या इस लफ्ज़ से किसी की हिम्मत बढ़ने के बजाय दिल तो नहीं टूट रहा। व्यूअर्स, इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल करना चाहिए। कभी कभी आपकी कही हुई एक बात सारी ज़िंदगी के लिए अगले इंसान को मुतासिर कर देती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। मेरी एक फ्रेंड है, थोड़ा सा टेम्पर का उसका इशू है, उसकी शादी हुई, कुछ महीने के बाद उसकी डिवोर्स हो गई। हमारी ही एक बड़ी बचपन की क्लोज़ फ्रेंड ने वहाँ पे बैठ के उसको ये कहा कि यार थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को भी देखना चाहिए, तुम्हारा ऐसा मिजाज है, शायद तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए, ये शादी भी तुम्हारी बदमिजाजी की वजह से नहीं चली और शायद इसी वजह से तुम्हारी आगे भी नहीं चलेगी, तुम तो शादी को अवॉइड ही करो। अच्छा, ये बात उसके दिमाग में 10 साल पहले ऐसी अड़ गई कि आज भी जब उससे शादी की बात करें या कोई रिश्ता या कोई इस तरह की बात हो तो वो आगे से घूम के यही कहती है कि यार मेरा तो मिजाज ऐसा है, शायद बेहतर है कि मैं शादी ना ही करूँ। ऐसा उसके दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया। इसी तरह मुझे याद है मेरी अम्मी ने एक दफ़ा मुझे बताया था, इसी तरह ना मैं किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास जा रही थी, मैंने कहा मामा मैं जा रही हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो मामा ने कहा बेटा आपने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहती बेटा फ़न के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जाते हैं और वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें सुन के वापस आते हैं। अब देखो, गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी इंसान आपको, हाँ हिसाब किताब होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट 100% कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मामा ने मेरे साथ एक बात शेयर की कि उन्हीं की एक फ्रेंड इस तरह करके बड़ा एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी, पामिस्ट के पास, ये वो टैरो कार्ड वगैरह। कहती उधर कहीं एक खातून के पास वो जाती थी, बड़ा उनको मानती थी, बुज़ुर्ग सी तरह आंटी सी थी। तो उन्होंने उसको कहीं कह दिया कि बेटा तुम्हारी पहली शादी तो नहीं चलेगी, तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी, ये शादी तुम्हारी चलेगी, तुम्हारा इस बंदे के साथ मतलब चलनी नहीं है। अच्छा, दूसरी तुम्हारी फिर दूसरी शादी होगी लेकिन शायद वो भी नहीं चलेगी। अच्छा, ये वाली बात कही और बड़े दावे के साथ कहा कि ये तुम जहाँ पे भी पहली शादी करोगी तुम्हारी बेटा वो शादी नहीं चलेगी। अब उसको ये बात कह दी, उसके दिमाग में बैठ गई, पहले उसने शादी अवॉइड की, फिर जब उसकी शादी हुई ज़रा से मसले हुए, उसके दिमाग में ये कीड़ा बैठा हुआ था कि मेरी तो शादी वैसे ही नहीं चलनी, और बार बार वो ये कहे देखा देखा मुझे यही कहा था ना उस खातून ने कि मैं मंगलिक हूँ, मैं तो मंगलिक हूँ, मेरी तो शादियाँ चल ही नहीं सकती, मेरी तो चल ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाली शादी ख़त्म हो गई, फिर दूसरी हुई और यही हुआ, दूसरे में भी डिवोर्स हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस औरत के कहने की वजह से हुई, लेकिन इस लड़की के दिमाग में कीड़ा ज़रूर बैठ गया। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, उसकी फिर शादी हुई, जो फर्स्ट बंदे से जिससे शादी हुई थी फिर उससे उसकी शादी हुई, थर्ड शादी उसकी अपने फर्स्ट हस्बैंड से फिर हुई, और अब कोई 6-8 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से उनकी शादी को, और वो बहुत आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कभी कभी बैठे बैठे मजाक मजाक में वो कहती है
कि ना मैं वहाँ पे जाती, ना मेरे दिमाग में ये फतूर पैदा होता और ना ही ये इशू होता। और वो अक्सर मुझे कहती चुगन देखो एंड में तो मजाक में कहती देखो जिथे दी खोती उथे ही आंकल होती, कि एंड में आके तो मैंने वहीं पे शादी की और वहीं पे घर बसाया। तो शायद अगर मेरे दिमाग में ये फतूर ना डाला जाता कि तुम्हारी तो शादी चली नहीं है और पहले हस्बैंड के साथ तो तुम्हारा कभी चलेगा ही नहीं और फिर तुम्हारी दूसरी भी होगी और वो भी नहीं चलेगी। व्यूअर्स, अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। इवन अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, किसी के सामने इतनी फाइनल और इतनी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए। अल्लाह ताला को इन चीज़ों का पता है। खैर, शेफ अनम से बात करते हैं। मैं तो इस टॉपिक पे आपको हज़ारों किस्से सुना सकती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि अपनी ज़ात के साथ हज़ारों ऐसी बातें हुई और लोगों के साथ देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सोचो अनम किसी को कहें आपकी जी आपकी तो शादी चलेगी नहीं है, वो अब वो यंग थी, उसके दिमाग में वो फतूर बैठ गया, वो नहीं चली, फिर उसकी सेकंड शादी हुई, वो तो कुछ ही माह के अंदर ख़त्म हो गई। बिल्कुल। फिर एंड में वही दो लोग, उन दोनों की ऑब्वियसली, क्योंकि फिर से शादी पे उस तरह तो नहीं हो सकती ना, दोनों की आगे शादियां हुई, दोनों की नहीं चली, एंड में वो दोनों फिर साथ ही हुए ना। असल में वो उन लेडी की वो जो एक बात तो ना उनके सबकॉन्शियस में रह गई और उन्होंने उस चीज़ को लिंगर ऑन किया कि हाँ उन्होंने ऐसे कहा था तो ऐसे ही होगा। देखिए, आप किसी का भी फ्यूचर जो है ना वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ का जो है सिर्फ इल्म अल्लाह ताला को है। हमारा मज़हब कहता है कि दुआओं से आपकी किस्मतें बदल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या पता, बट जब आप पहले ही किसी को कह देते हैं कि तुम्हारा तो ये मामला चलना ही नहीं है, जिस तरह कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगता है, हाय 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 हाय, जैसे रेस्टोरेंट की बात, हाय रेस्टोरेंट नहीं खोलना, रेस्टोरेंट नहीं खोलना, रेस्टोरेंट खोलोगे आपको पता है 10 में से 9 रेस्टोरेंट तो वैसे ही नहीं चलते। बिल्कुल। लो जी, अगले के शुरू करने से पहले ही आपने उसको एक नेगेटिव माइंडसेट में डाल दिया। ऐसा ही है। बड़े लोग अपने काम चीजें वगैरह शुरू करने वाले होते हैं, इर्द गिर्द के लोग नेगेटिव बातें करके उनकी हिम्मत जीरो करा देते हैं, वो हिम्मत छोड़ देते हैं, वो फिर चीज नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन अल्फाज का बहुत असर होता आप है। बिल्कुल, मैं इसी टॉपिक पे आने लगी थी कि आपकी की हुई बात ना अगले को वो सामने वाला किस तरीके से उसको ले रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपने उसको किस। और कभी कभी आपके लहजे इतने ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी वो जो बातें होती है ना वो इंसान की मेमोरी में रह जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आई थी इस फील्ड में नई तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी। तो मुझे अक्सर औकात अब कोई मिलता है, मेरा मतलब घर वाले और बाहर वाले, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी ना बिल्कुल 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ आके मैंने काम पे सीखी है कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, थिंक बिफोर टॉक, जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं आती। मैं बिल्कुल, उस दिन एक बात याद है बता रही थी प्राइवेटली कि हमारी ही एक कॉलीग की एक मुलाकात कराई मैंने इधर सेट पे। हाँ जी, किसी बंदे के साथ जिनके साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मसला चल रहा था, वो बंदा बड़ा सीनियर था, उनसे मुलाकात करी तो उनसे उस मसले को हल करने की बात करने के बजाय उन्होंने उनको ताने मार दिए। बिल्कुल। तो अगले ने अगर उनका काम करना भी था तो वो फिर नहीं किया उन्होंने। ऐसा ही है। क्योंकि और आगे से उनका भी यही रिस्पांस था कि भाई अगला अगर इतना तंग और इतना इरिटेट बैठा है तो फिर हमारे पास क्यों आ रहा है काम के लिए, और फिर उनकी चीज़ नहीं हुई। तो हम अपने ही पैर पे व्यूअर्स को लाड़ी मार देते हैं गलत अल्फाज के चुनाव से। छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अच्छे से अल्फाज का चुनाव करेंगे और किचन में शेफ़ अनम से जानेंगे कि वो अपने किचन में आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं अपना एप्रन पहन के किचन के अंदर, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो किचन में आके शेफ़ अनम जब आती हैं तो उनकी हेल्प करना ही होती है, बाकी शो तो चलता ही रहता है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, खुद पूरी तैयार होके आ जाती हो, मुझे पूरे एप्रन ऊपरन बना के खड़ा कर देते हो तुम लोग। अच्छा जुगन, क्योंकि मैं कपड़े खराब हो जाए, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं ना, इसलिए हम जरा थोड़ा तरीके से काम कर रहे होते हैं ना, उछाले बगैर। हमारा तो प्रोफेशन ही यही है ना जुगन, आप भी क्या करें, हम आपके कपड़ों के लिए करते हैं ये सब कुछ। लेकिन आज की जो रेसिपी है ना, ज़रा ये इसकी बातें सुने व्यूअर्स। पहले कहती है कि मेरे से ही सीखी हैं चीज़ें, अभी ब्रेक में मुझे लेक्चर दे रही थी, देखिए बात करना ये वो आपसे सीखा है, तो मैं उछाल उछाल के खाने बनाती हूँ। व्यूअर्स सुन ले, उछालने से अल्फाज का इस्तेमाल, इसके अल्फाज का इस्तेमाल। अच्छा भाई, काम करना है आज, बड़ी चीज़ें करनी है हमने आज। बाय द वे, हमने निमोनिया और ये जो आजकल बहुत वायरल इन्फेक्शंस बच्चों में चल रही हैं, उस पर भी बात करनी है। बिकॉज व्यूअर्स, आज स्पेसिफिकली आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन हमने आज स्पेसिफिकली, क्योंकि
इतने लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं, बच्चों को नज़ला, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फिर उसके अलावा कोल्ड और उसके साथ साथ नमोनिया इतना फैला हुआ है, वो छाती जकड़ी जाती है, बच्चों का नहीं हम ख्याल रखते, वो नमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, वो डबल ट्रिपल नमोनिया हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। और बच्चों और बुजुर्गों का तो आजकल बहुत खास ख्याल रखना है हमने। बिल्कुल। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्मैश टाकोस। जी बिल्कुल, ये आप समझिए कि स्मैश टाको क्या चीज़ होती है? स्मैश बर्गर की छोटी बहन टाकोस में हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये हम बेसिकली फ्यूजन करने लगे। यहाँ पे फ्राइज? यहाँ बिल्कुल फ्राइज। अच्छा जी, सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली क्रश। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो थोड़ा सा। उसके साथ इसमें जाएगा चिकन पाउडर, क्योंकि नमक भी ऐड किया है तो आपने बड़े ध्यान से जो है वो इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। आप मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, दोनों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद इसमें जाएगा स्मोक्ड पेपरिका। स्मोक पेपरिका अगर आपको ना मिले तो सिंपल पेपरिका भी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इससे एक तो बहुत अच्छा कलर आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। साथ अच्छा, अब लोग सोच रहे होंगे कि इतने एहतियात से आलू क्यों डाल रही है, ये आप इसका रीज़न भी बता दें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमने इसको 70% बॉईल किया हुआ है अपने फ्राइज़ को और उसके बाद उसको कोट किया है। अब बेसिकली हम इसको 2 दफ़ा में फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो फ्राइज़ है बड़े अच्छे से जो है वो क्रिस्पी हो जाए। और ये वो वाले फ्राइज़ हैं जो आपको अक्सर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में भी मिलते हैं, बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची भी होते हैं, लेकिन ज़रा साथ चिपके चिपके होते हैं, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना अगर वो थोड़े से एक दूसरे के साथ स्टक जी बिल्कुल, क्योंकि ये बैटर्ड है जी। और इनको डालने में एहतियात इसलिए करनी है क्योंकि टू मच डाल देते हैं ना तो वो सॉगी हो जाता है। तो हम इसको 2 पोर्शंस में फ्राई करेंगे। बिल्कुल। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एग डाला है ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी हमें लिक्विडी साइड पे चाहिए, ताकि जब हम अपने टॉर्टिला ब्रेड पे इसको स्प्रेड करें तो ये इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाए। और जो है एग इसके अंदर बाइंडिंग का भी काम करेगा, तो साथ में हम इसके लिए बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स भी ऐड करेंगे इसके अंदर। पहले 2 डाल लेते हैं, अगर हमें और की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसके अंदर और डाल लेंगे। इस तरीके से ये सारा एग हम होल 1 एग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से डालकर आपने अच्छी तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट की फॉर्म में आपने इसको ले आना है। अच्छा, इस रेसिपी के बेसिकली जो है कुछ स्टेप्स हैं, लाइक 3 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में ये रेसिपी है। आप इसको अगर ये चिकन को मैरिनेट करके थोड़ी देर रख दें, लाइक फॉर 10 से 15 मिनट के लिए, तो बड़ा अच्छा सा जो है आपके चिकन में एक फ्लेवर आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा पेस्ट टाइप का रखेंगे ताकि जब हम टॉर्टिला पे इसको लगाएं तो वो इजीली स्प्रेड होने में हमें आसानी मिल जाए। बिल्कुल। तो अब ये देखें इस तरीके से ये अच्छी तरीके से हो गया मिक्स। अच्छा, मैंने इसमें जो है चिकन थाई का वो यूज़ किया है मीट। आप चाहे तो चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या मिक्स एंड मैच करके हाफ़ एंड हाफ़ की क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। आपने इसको जो है इस तरीके से पहले बुचर से करवा लें, उसके बाद जब आप इसको अपने घर पर लेकर आएँ तो एक दफ़ा से आपने मशीन के अंदर भी इसको कर लेना है, ताकि एक तो इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट वाली हो जाएगी और दूसरा कीमा पकने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो ग्रेनी रहेगा तो उसका स्टिक होने का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपने टाकोस में इसका ख्याल रखना है। बिल्कुल सही। और जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो आप देखें कि यहाँ पे चिप्स फ्राई करते करते ना मैंने अपनी चीज़ें भी रेडी कर दी। होता ये है कि हम लोग ना खड़े हो जाते हैं चूल्हे के ऊपर और चूल्हे को देखना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि भी चूल्हे को घूरने से ज़्यादा बेहतर है आपने अपने बोल रेडी कर लिया जिसमें आपने चिप्स निकालने हैं, आपने उसके अंदर अपना वो क्या होता है किचन रोल जो है वो आपने लगा दिया। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहती हैं। आप अगर साइमल्टेनियसली करें, देखें ये आप काम करने से पहले अपने चिप्स फ्राई करने का अमल शुरू कर देंगे तो आप बहुत टाइमली जो है वो रेडी कर थोड़ा सा और लगेगा जुगनापी। हाँ? अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है बेसिकली टाकोस को 2 साइजेस में कट किया है। टॉर्टिला ब्रेड को बेसिकली एक हम उसको 1 बाइट बनाएंगे, एक थोड़ा सा साइज़ में इस तरीके से बड़े साइज़ में बनाएंगे और एक हम इस तरह से बनाएंगे स्मॉल टाकोस। अच्छा, अब सबसे पहले हम बड़े बना लेते ताकि हमारे पास थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। अब आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून इस तरह से ले लेना है और इस 1 टेबलस्पून को आपने अच्छी तरीके से
बिल्कुल भी आपने मोटी लेयर नहीं लगानी ज़्यादा, फिर उससे ये होगा कि आपका चिकन जो है वो फिर कुक नहीं होगा और टॉर्टिला जो है बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। बिल्कुल एक स्प्रेड की तरह आपने इसको इसके ऊपर लगा देना है। ठीक अब है। ये स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं बेसिकली। स्टेप नंबर 1 थी हमारी मैरिनेशन और स्टेप और नंबर तैयार। 2 था ये, अब हमने जो इसके ऊपर ये पेस्ट सी लगा दी है। अब ये इस तरीके से लगा के आप पहले चिकन वाली साइड को अच्छी तरीके से कुक करेंगी और उसके बाद हम इसकी ये सालसा की तरफ और फिर इसकी सॉस की तरफ जो है वो हम चले जाएंगे। बिल्कुल सही। इस तरह से मैं चाह रही थी कि आपको 2-3 बना दूं ताकि जो है मैं आगे फिर आगे वाली चीज़ों की तरफ बढ़ सकूं। तो अगर आप कहती हैं तो मीनवाइल इतनी देर में मैं रेसिपी बता दूं। आप बेशक रेसिपी भी बता दें जी, और साथ साथ में ये एक और दो हम अपने एक टाइम पे कर लेते हैं। बिल्कुल। इसके लिए चिकन मिन्स हमें चाहिए तकरीबन 600 ग्राम, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, पेपरिका जो है इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ब्रेड क्रम्स इसमें जाएंगे 4 खाने के चम्मच, टॉर्टिला ब्रेड 8 से 10 अदर जाएंगी। उसकी सॉस के लिए हमें चाहिए होगा मायोनीज 4 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 खाने के चम्मच, खीरे 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्चें इसमें जाएंगी तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चम्मच, दूध 2 से 3 खाने के चम्मच और तेल इसके अंदर जाएगा 4 to 6 टेबल स्पून। अकॉर्डिंग टू आप ब्रश कर करके उसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले फ्राइज कब कितने और करने हैं? आप बेशक अभी इनको निकाल लें, दूसरा बैच कर लें क्योंकि इन्होंने अभी एक दफ़ा दोबारा से आप फ्राई इसको होना भी है। सेकंड फ्राई कर। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले सालसा को रेडी कर लेते हैं। सालसा के लिए बेसिकली हमें चाहिए थोड़ा सा विनीगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर विनीगर ऐड करेंगे। अच्छा, आप विनीगर की जगह जो है लेमन जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से सॉल्ट थोड़ा सा ले लेती हूँ। ये सॉल्ट हम यहाँ से इसके अंदर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि सब चीज़ों में सॉल्ट होगा, तो आपने बहुत ध्यान से जो है आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। अच्छा, अब ये हो गया कि ये आपकी एक सालसा जो है वो रेडी हो गया है, जो हमारी वेजीज की इसके अंदर जानी है, जितनी फिलिंग जानी है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसी तरह का कलर हमें बेसिकली इसको चाहिए। परफेक्ट। अब नीचे से हम इसको थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल जैसे अभी लो फ्लेम पे जो गनापी कुक करी, बिल्कुल इसी फ्लेम पे आपने कुक करना है, बेशक थोड़ा और स्लो कर लें। और आपने अब नीचे से टॉर्टिला को थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। अब बारी आ जाती है सॉस की, तो सॉस के लिए हम ऐड करेंगे मायोनीज 4 टेबलस्पून के करीब, सारी ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल करना है कि कितनी आप तय लगा रहे हैं जी, और वो तय जो है कुक होने में कितना को। बिल्कुल 1 टेबलस्पून इतनी साइज पे या 1.5 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। चिली सॉस हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। साथ में और ही ये टोर्टियाज मैं आपको किस पे निकाल के दूं? ये टॉर्टिलाज आप मुझे ये ट्रे पे निकाल दें। ट्रे पे निकाल दूं ना, ताकि आप हमारा हाँ जी, बनाने का- असेंबलिंग के लिए बस easy ये हो जाए। देख लेना है कि आपकी लेयर कितनी थिक है चिकन की, ताकि आपका अंदर से चिकन कुक हो जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पेपरिका सॉस में, मस्टर्ड पाउडर जाएगा, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर। अच्छा, अब आप इसके अंदर क्यूकम्बर्स जो हैं वो विनेगर वाले भी ऐड कर सकते हैं, और आप रेगुलर को बिल्कुल क्रश करके अच्छी तरीके से वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये डल गया इसके अंदर सारा कुछ, और अब हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपकी ये जो है, जो बेसिकली आपके टाकोस की सालसा सॉस है वो बेसिकली हो अब गई है मसला ready। ये है कि क्योंकि ये गरम गरम है, हाँ जी, तो उसी के अंदर उसी टाइम पे मौके पे ही आपने इसको मैनेज करना होता है, राइट? बिल्कुल। यहाँ अच्छा पे जी। हमने, और ये देखें बड़ी फन एक्टिविटी है, आप खुद नहीं भी कर, आप फॉर एग्जांपल अपनी फ्राइंग पे आ जाएं, बच्चों को आप लगा दें कि भाई बेटा तुम लोग इसके ऊपर पेस्ट लगाओ, बिल्कुल। ये करो। असेंबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मज़े की चीज़ है। अब देखिए ये क्रिस्पी है। हाँ जी, अब बस इसी तरीके से हम ये सबसे पहले थोड़े से आप इसके अंदर ये ऐड करें थोड़ा सा आइसबर्ग, पहले आइसबर्ग डाल लें थोड़ा सा, और फिर सालसा डालें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि ये बड़े वाले आपके टॉर्टिलाज नहीं हैं, लेकिन आप इसको बड़े टॉर्टिलाज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में अब सालसा जाएगा।
अच्छा, इस टाइम में आप इसके ऊपर जो है वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और साथ में ये सॉस ऊपर से जाएगी। दैट्स इट। दैट्स इट। सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, लाइक 1 टेबल स्पून के करीब, हाँ इस तरीके से। और ये इस तरीके से हम हमने इसको सर्व कर देंगे और ये आपके टाकोस रेडी हो गए। क्या बात है, वही तो बात है ना व्यूअर्स के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना को मतलब फनकारियाँ करना चाहते हैं, कितना को कुछ ऐड माइनस करना चाहते हैं। ये देखें, बिल्कुल ये आपके 2 टाकोस तो एज इट इज़ स्मैश रेडी। चिकन स्मैश टाकोस रेडी हो गए। अब आप चाहें तो इसमें चीज़ डाल लें, चाहे तो स्किप कर दें। पूरी रेसिपी जो है सेम है। ऑन साइड हम इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे और ये कंप्लीट मील है। आप इसको अपनी हाईटी के प्लेटर में एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन रख सकते हैं। जो लोग बर्गर्स को अवॉइड करते हैं वो ये बना सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लेस ऑयली है और बहुत कम इसके अंदर ब्रेड का इस्तेमाल। एग्जैक्टली आप टोर्टिला जो है वो ब्रांड टोर्टिला भी यूज बाय कर द वे, सकते हैं। एक टोर्टिला रैप साथ में सैलेड का बोल हाँ जी, और आपका पेट भर जाएगा। बिल्कुल। आपको एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो हमारे Exactly. ये तो रेस्टोरेंट में क्योंकि 3-3 लोग सर्व करते हैं, 7 तो बिल्कुल। लोगों को लगता है कि 3 के 3 ही खाने जरूरी हैं। हाँ जी, आप एक भी खा सकते हैं। इट्स लाइक हैविंग 1 छोटी चपाती। बिल्कुल। अच्छा जुगन, अभी एक छोटी सी चीज़ अगर टाइम है तो ऐड कर लूँ प्लीज़, जल्दी से बता दें। मैं क्योंकि आपको ये break जो हाँ। टोर्टिला है अगर आप इसको थोड़ा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो टोर्टिला रैक्स मिलते हैं, आपने उसमें लगाकर इसको ओवन में 180 डिग्री के ऊपर बेक कर देना है फॉर लाइक 10 मिनट्स। तो ये इस तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे और आप इसके अंदर जो है वो फिलिंग कर सकती है। तो आपको दोनों तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से भी मिल सकते हैं और इस तरह से भी मिल सकते हैं। ऑसम। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर शहजाद हमें ज्वाइन करेंगे। हमने उनसे बात करनी है, आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा वायरल इश्यूज़ चल रहे हैं, बैक्टीरियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, निमोनिया से लेके ज़ुकाम से लेके सांस के इश्यूज़, दमा, तो इससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बड़ी ही प्यारी पर्सनालिटी हैं जिनसे ताल्लुक़, जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ताल्लुक़ तो इनसे ऐसे डेवलप हुआ कि मेरा बेटा हमज़ा बीमार था, किसी ने रेकमेंड किया इनके पास जाऊं, और फिर ऐसा इनके साथ ताल्लुक़ बना के अब बाकी दोनों मेरे छोटे भी इन्हीं के पास जाते हैं। हमज़ा भी देखते देखते 19 साल का हो गया, बल्कि ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि देखते ही देखते इनकी भी दोनों बेटियां जवान हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ज़िंदगी में टाइम गुजरने का, ऑनेस्टली व्यूअर्स, अच्छे वक्त भी गुजरने का पता नहीं चलता और सच्ची बात है बुरा वक्त भी निकल ही जाता है। लेकिन जब हमारे बच्चे तकालीफ से गुजर रहे होते हैं या किसी इशू से गुजर रहे होते हैं तो स्पेशली बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स, बच्चों की ग्रोथ भी मुतासिर होती है, उनकी जहनी नशोनुमा भी मुतासिर होती है और इमोशनली भी बच्चे बड़े ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। और स्पेशली वो बच्चे जो बार बार बीमार होते हैं। और अब वो सीज़न आ गया है जहाँ पे जो बच्चे नॉर्मली भी ठीक चल रहे होते हैं उनकी तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अकम्पलिश, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद हैदर है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, और आपकी इधर बुलाने का बहुत शुक्रिया। इतने इंपॉर्टेंट फोरम पे आप बुलाती हैं और एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो जाता है, और खुदारा इतनी तारीफ़ ना किया करें, इसके काबिल नहीं। पर डॉक्टर साहब देखिए वही वाली बात है ना कि मैं आपके देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल स्पेशली पीड्स के अंदर, और ये बात मैं पहले टच करना चाहूँगी, उसके बाद मैं इस टॉपिक की तरफ आऊँगी। बहरहाल नहीं, मैं ये क्योंकि आपसे इसकी बात करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बेटे की तबीयत ख़राब है इस्लामाबाद में। वो बेचारे, वो उनका एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि जुगन मैं जलील हो गया हूँ डॉक्टरों के पास जा जाके। एक के पास जाता हूँ वो दूसरे के पास भेजता है, दूसरे के पास जाता हूँ वो तीसरे के पास भेजता है, और कोई डॉक्टर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता। अब जिसका 2-3 साल का बच्चा तकलीफ में है डॉक्टर साहब, और उसको 2 मिनट नहीं दे रहा डॉक्टर बात करने के लिए। आज सबसे पहले तो मैंने आपसे इस टॉपिक पे बात करनी थी कि डॉक्टर साहब क्यों इस फील्ड में आते हैं लोग, स्पेशली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और अगर आपने बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ डील करना है तो फिर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम क्यों नहीं देते डॉक्टर साहब? क्या दुकानें लगी हुई हैं, क्या मसला है? सबसे पहले तो मैंने इस टॉपिक पे आपसे बात करनी। नहीं, आई टोटली एग्री विद द पॉइंट कि लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आपने खामोशी से जो किसी की तकलीफ़ सुन ली,
और उसके साथ आपने रिलेट कर दिया, वो आपने उसकी आधी तकलीफ़ वहाँ ही उसकी शेयर कर ली। बाकी यकीनन आपने आगे उसकी टेक्निकल और प्रोफेशनल जो भी ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन यू हैव टू गिव अ वेरी पेशेंट हियरिंग। डॉक्टर साहब देखें, आपको भी पता है कि स्पेशली आजकल तो लाइनें लगी हुई होती हैं क्योंकि बच्चे आजकल बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। अब अगर आप 1.5 घंटा वेट करके डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर बच्चे को 3 सेकंड में देख के आपकी पूरी बात भी ना सुने और आपको कहे कि जी ये दवाइयाँ ले लें, ये एंटीबायोटिक ले लें, ये स्टेरॉयड ले लें और 36 दवाइयाँ लिख के दे दें और आपको भेज दें, तो मुझे बताएं कि पेरेंट्स भी फिर मजबूर हो जाते हैं। सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। So- दैट इज़ द टाइम वेरी वेल स्पेंट, बिल्कुल सुनना चाहिए। और थोड़ा सा डॉक्टर साहब एक ये गाइडेंस भी दे दें कि जब कोई इंसान, जैसे अगर मैं आपके पास आती हूँ बच्चे को लेके, तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन जो लेके आनी चाहिए ताकि डॉक्टर को भी ज़्यादा मदद हो जाए। क्विक और टू द पॉइंट बातें ज़रा हमें बता दें 2-3 जो हम तैयार करके लेके जाएं, क्योंकि अगर वक्त नहीं है डॉक्टर्स के पास तो फिर हम अपनी तैयारी प्रॉपर फर्स्ट करके ऑफ ऑल वक्त उनके पास होना चाहिए। दे शुड नॉट एक्सपेक्ट कि एक ट्रेंड कोई क्लिनिशियन आ रहा है, एक ट्रेंड कोई मेडिकल ग्रेजुएट आ रहा है जिसने उनको हिस्ट्री देनी है। दे हैव टू एलिसिट द हिस्ट्री। इन एनी केस एजुकेटेड कम्युनिटी हमारी और आती है तो दे शुड बी नोइंग द सिम्टम्स जो हुए हैं, ड्यूरेशन हुई है, कोई कॉजल इफेक्ट कि जी इस वजह से कुछ ये अनयूजुअल चीज़ हुई थी जिसके बाद ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री के हाँ पहले भी ये मामले होते रहे हैं और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ के इसके साथ इसको ये और कंडीशंस हैं। तो ये एक अगर मुनज़्ज़म सा खलासा अगर वो अपने जहन में मरबूत कर लें और बुनियादी तौर पर इससे ही वो आगाज़ करें तो यस दैट विल सेव द टाइम। टाइम भी बचेगा। और उसके साथ एक बात ज़रूर डॉक्टर साहब ऐड करना चाहूँगी जो आपसे ही मैंने सीखी। एक तो मुझे याद है मैं नूर को लेके गई थी किसी इशू के लिए, काफ़ी अर्सा पुरानी बात है, अब तो खैर उसकी खाला मामा ही लेके आती है, बट आपने मुझे कहा था कि ये रात को जब सोती है तो कैसे सांस लेती है। तो मैंने आपको कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश की, तो आपने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जुगन जब इस तरह की चीज़ ऑब्जर्व करो वीडियो बना लो। देखिए हर बंदे के पास व्यूअर स्मार्टफोन होता है, तो एक चीज़ क्योंकि अब हम जिस तरफ आ रहे हैं वो इसी बात से रिलेटेड है कि जैसे कि अगर रात को सांस नहीं सही ले रहे या सांस में सीटियाँ आ रही हैं और बच्चा उस वक्त सो रहा है तो वो बेहतरीन टाइम होता है एक छोटी सी वीडियो बना लेना। कहते हैं कि सोते हुए बच्चों की तस्वीरें वीडियोस नहीं खींचनी चाहिए, लेकिन मेडिकल पर्पस के लिए अगर बना लें तो बड़ा उससे फ़ायदा हो जाता है। वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स। तो डॉक्टर साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं पीडियाट्रिशियंस के ऑफिस के अंदर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के क्लिनिक्स के अंदर, कौन सी मेन चीज़ें हैं जो आपके सामने इस वक्त रूनुमा हो रही हैं? देखिए वैसे तो हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक इशू है, वी आर नंबर 1 देयर। कुछ हमारी अपनी सैनिटेशंस बड़ी ख़राब हैं, हमारी इम्यूनिटीज़ बहुत कम हैं, हमारी न्यूट्रिशन बहुत इम्बैलेंस्ड हैं। दोज फैक्टर्स आर एनीवे जनरली प्रेजेंट। लेकिन आजकल क्योंकि मौसम सर्दी का आ गया है और हमारे टेक्निकली वी आर नॉट कल्चरली प्रिपेयर्ड फॉर कोल्ड, तो पहले तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि बच्चों को कोल्ड एक्सपोजर से बचाने के लिए 3 से 4 लेयर्स पहना के रखा करें। एक नीचे आप बनियान रखें, एक कॉटन की कमीज़ रखें, ऊपर एक स्वेटर ऊन का प्रॉपर वूल का रखें और फिर ऊपर एक जैकेट रखें व्हेन दे आर गोइंग आउटसाइड। घर में हो तो चलें एक निकाल दीजिए, बिकॉज प्रॉपर एक्सपोजर जो है वो ही प्रॉपर कवरिंग जो है दैट विल एलिमिनेट हाफ ऑफ द ट्रिगरिंग इवेंट्स। नंबर 2, बाहर की चीज़ों से परहेज़ कीजिए, दे कॉज लॉट ऑफ इरिटेंट्स। एंड नंबर 4 की जनाब इनकी हैंड वॉशिंग पे बड़ा स्ट्रेस किया करें। आप सोचिए कोविड में हर बंदा हाथ भी धो रहा था, सैनिटाइज भी कर रहा था, मास्क भी पहन रहा था, जो हमारी आज की भी ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि वो जानलेवा थी और लोग एहसास नहीं करते कि ये बीमारियां भी जो हम डिस्कस करें ये भी जानलेवा हैं। इक्वली सीरियस, इक्वली डेंजरस एंड इक्वली अनससेप्टिंग तरीके से आपको पकड़ लेती हैं। उसके तो आप यू वर स्टिल अवेयर ऑफ इट एंड यू वर कॉन्शियस ऑफ इट। यहाँ आपको पता भी नहीं चलता एंड इट डेवलप्स एंड इट मूव्स वेरी क्विकली। स्कूलों से डायरेक्टिव आया हुआ है कि जी बच्चों को मास्क पहना के स्कूल भेजें स्मॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पेशली ये एक आपको पता है डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट एवरी वीक ये नोटिस आता है कि जी अगर आपका बच्चा बीमार है तो प्लीज़ उसको स्कूल मत भेजें, हमें लेटर भेज दें, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मौसम ऐसा है। होता यह है कि एक बच्चा है वो वायरल इन्फेक्शन लेके स्कूल जाता है, बाकी के 24, 25, 22 बच्चे भी एक्सपोज हो जाते हैं, फिर पूरी क्लास, स्कूल के टीचर्स और फिर उन बच्चों के घर वाले और उनके भाई बहन। क्रॉस इन्फेक्शन इतनी फैलती है
और वो क्लोज एनवायरनमेंट होता है, हीटेड होता है या एयर कंडीशन होता है, व्हाटएवर। अब देखें ना खसरा आजकल फैला हुआ है मीजल्स बहुत है, उसके बाद चिकन पॉक्स बहुत है, वो और बहुत ये भी एक्सपोजर से कांटेक्ट से होता है। कॉन्टेक्ट से हो रहा है। तो दिस इज इट। सो मुझे पहले डॉक्टर साहब खांसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर दें। आजकल हम तो चले खांसने, जो छोटे छोटे बच्चे जो है कंसिस्टेंटली खांस रहे हैं या बिल्कुल और ठीक है। इतना खांसते हैं कि सांस उखड़ जाता है और नीले होने शुरू हो जाते हैं बच्चे। मोस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी में ये एलर्जिक इन नेचर होती है, और ये जो नेचर है इसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। ये पीक करती है 5 to 6 मंथ्स की एज के ऊपर, बट इट कैन हैपन इवन एट द एज ऑफ लेस देन 1 मंथ। और बिफोर 2 years ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो हैं वो ब्रोंकियोलाइटिस से अफेक्ट होते हैं, जिनमें से कि जो है एटलीस्ट 50% की आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको याद है हसन जब पैदा हुआ था 3 हफ्ते का था, याद है जब उसके वो हदूद भी आपको फील कराए थे? मेरी जान निकल गई व्यूअर्स, हसन 3 हफ्ते का और पैदा भी प्रीमैच्योर हुआ था, आपको याद है? और यही इसको हुआ था। और अगर आपने बार बार मुझे एक ही बात की कि शुक्र है कि जिस मौके पे हुआ उसी वक्त हमने एक्शन लिया, वरना हॉस्पिटलाइजेशन पे 100% बात जानी थी। हज़रत इब्राहिम की दुआ है, बर वक्त बर हिकमत फैसले के अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन। और इसमें किसी किस्म की लापरवाही ना किया करें कि आज नहीं हुआ तो कल ठीक हो जाएगा, हम ये दवाइयाँ दे देते हैं, सिर्फ मेडिकेशन ना किया करें। बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी कम होती है, उनकी रेजिस्टेंस बड़ी कम होती है, और उनके वेरिएबल्स बड़ी जल्दी एक्सेलरेट करते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि एक दिन कुछ पहले था और अगले 24 घंटों में वो इतने ख़राब हो जाते हैं कि दे कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। सो आपने हर लिहाज से जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई आपके जनरल प्रैक्टिशनर हैं, कोई कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके दायरे इख्तियार में हैं, जो आपसे कन्वर्जेंट हैं, आप उनके पास पहुँचें। डोंट बी अ डॉक्टर योरसेल्फ, नंबर 1। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो क्या होता है ब्रोंकोलाइटिस में किस स्टेज पे डॉक्टर पे लेके जाएं? हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं डॉक्टर साहब कि जब तक बच्चा 103 बुखार में तड़प नहीं रहा होता और निढाल नहीं होता तब तक हम अस्पताल नहीं लेके जाते। किस वक्त लेके जाएं? अब छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसकी अगर 60 ब्रेथ्स पर मिनट से ज़्यादा रेट है, रेस्पिरेटरी रेट, लाजमी लेके जाएं। अगर अब ये किस तरह पता चलेगा? वो आपको पता चल जाता है, आप मेजर कर लेते हैं उसमें तो कोई पता ही नहीं चलता। दूसरा, अगर वो ग्रंटिंग कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है सांस लेने में, अगर उसके यहाँ के मसल्स जो हैं वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये आपके इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो अंदर खिंच रहे हैं, जकड़ रहा है, वो कहते हैं छाती जकड़ गई है, सांस लेने में उसको एयर हंगर हो रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ फ्रीली, और उसके एयर ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो रही, और वो इरिटेबिलिटी में है। तो माइल्ड फीवर के साथ उसकी इरिटेबिलिटी जो है ना, वो एक्चुअली उसकी लेबर है कि वो ज़्यादा हवा लेना चाहता है टू कंपनसेट फॉर दैट लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि व्यूअर्स सिंपल सी बात है, एक मेडिकल फैक्ट है, अगर आपके दिमाग के ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको थकन तो महसूस होगी लेकिन आपको नींद आएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आप बेसिकली क्या होता है, जब खुदा न खास्ता गैस घर में लीक हो जाती है तो लोगों की डेथ कैसे होती है? वो उसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सिर्फ नेकेड आई विजन नहीं पता चलनी चाहिए, बिकॉज आप कईयों को समझते हैं कि दे आर डूइंग ओके, लेकिन जब आप जाके स्पायरोमेट्री लगाते हैं तो 90% से नीचे उनकी ऑक्सीजन होती है। 95% से नीचे हो, बच्चे की एज 3 मंथ की है या 1 मंथ की है या इवन 6 मंथ की है, फीवर हो रहा है, वो ग्रंटिंग कर रहा है, उसकी जो है वीज हो रही है। वीज इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस। इट इज़ सीटी जो बजती है, जो कि म्यूजिकल नोट होता है, वो क्या है? दैट इज़ अ सिम्टम कि आपको स्पेस कम मिल रही हवा निकलने की, और जब स्पेस कम होती है तब सीटी बजती है। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी। ठीक है। तो ये एक उसको रुकावट महसूस हो रही है कि मैं अपनी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पा रहा, ऑक्सीजन को मैं इनहेल नहीं कर पा रहा, और ये एक मेटाबॉलिक क्राइसिस में जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे सर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब इसी को कंटिन्यू करेंगे कि फिर अगर ये हो जाए तो फिर इसका इलाज क्या है, और बर वक्त इलाज के क्या फ़ायदे हैं, और ना करें टाइमली तो क्या होता है इशू? क्योंकि निमोनिया के भी सर बहुत से केसेस आ रहे हैं। यहाँ से ही रन अप, मैं उसी की तरफ जाना दिस इज रन अप टू द निमोनिया। तो आगे फिर क्या होता है, इससे रिलेटेड हम आपको गाइडेंस भी देंगे और उसको रोकने का क्या तरीका है ये भी गाइड करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शहजाद हैदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। अभी ब्रेक में एक और बच्चे की सिचुएशन इनसे डिस्कस करी थी। वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, बीमारियां तो राइट लेफ्ट फैली हुई हैं, उनको मैनेज करने की बात होती है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रोंकियोलाइटिस की और हम यहाँ तक ब्रोंकियोलाइटिस इज एक्चुअली ये एक सिंड्रोम है। ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की मुख्तलिफ अलामतें हैं। और ब्रोंकियोलाइटिस मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। वहाँ पे म्यूकोज़ा होता है, वो फिर ल्यूमन कम हो जाता है, जहाँ से हवा निकलनी मुश्किल हो जाती है, और उससे फिर उनकी ऑक्सीजन डिस्पैरिटी पैदा होती है और डिस्निया होता है और बाकी सारे मामला चलते हैं। दिस कहने को तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, नॉर्मली ये सेल्फ रिजॉल्विंग भी होता है माइल्ड केस में, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ग्रंटिंग की आवाज़ आती है, उसके ये मसल्स जो हैं ये रिट्रैक्ट करते हैं, इवन आपके जो लिप्स के अंदर के मसल्स हैं वो रिट्रैक्ट करते हैं, इरिटेबल हो जाता है। इरिटेबिलिटी एक्चुअली उसकी लेबर है फॉर द एयर हंगर, और जब उसका रेस्पिरेटरी रेट 60 से ज़्यादा हो, फीवर हो रहा हो और फीड ना ले रहा हो, तो दीज आर ऑल एलिमेंट्स कि ही नीड्स इमीडिएट अटेंशन, यानी कि फ़ौरन आपने लेके जाना है। और आपने ये भी देखना है कि आप ये नहीं समझना कि मैं ये देखने में मुझे ठीक लग रहा है तो ये ठीक है। आप जाके जब उसकी चेक करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि स्पायरोमीट्री में नज़र आ जाती है, इट मे बी इवन लेस देन 95, मे बी लेस देन 92, और 90 के नीचे तो बहुत ही और भी सीरियस हो और जाती है। दिमाग में ऑक्सीजन ना जाए व्यूअर्स, तो ब्रेन डैमेज हो एंड जाता है। उसके साथ उनकी जो आर्टीरियल ऑक्सीजन है अगर वो कम हो रही है और आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और साथ जनाब आपकी स्पायरोमीट्री में कम आ रही है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नेज़ल कैनुला की ज़रूरत होती है, सीपैप के लिए ज़रूरत होती है, ताकि आगे रेस्पिरेटरी फेलियर में न जाए। तो यानी कि टाइमली अगर आप कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें बच जाएंगी। अच्छा, निमोनिया फिर क्यों हो जाता है? निमोनिया जो है बेसिकली वो तो एक फ़र्क बीमारी है। नहीं, वो भी रिलेटेड ही है बेसिकली। देखिए, वो भी वायरल उसकी इटियोलॉजी भी है, उसकी बैक्टीरियल भी है। वायरल जो है वो नॉर्मली यंगर एज में ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है, बैक्टीरियल जो है वो 4-5 ईयर्स में जाके आ जाता है। और वायरल में आपको वीज़ मिलेगी, जो आवाज़ जैसे एक म्यूज़िकल साउंड कहते हैं, रैनोरिया, रनिंग नोज़ मिलेगा, माइल्ड फीवर मिलेगा, उसमें इतने प्रोनाउंस सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन वही जब वायरल आगे जाके बैक्टीरियल शेप में डेवलप होता है और बड़ी एज में होता है, तो आप देखेंगे कि वो एक्सट्रीम किस्म की एजिटेशन में बच्चा होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक उसकी फूल रही होगी, गर्दन के मसल्स पर जो हैं वो स्ट्रेच हुए होंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स स्ट्रेच हुए होंगे, और बड़ी इरिटेबिलिटी में होगा, दूध नहीं पी रहा होगा, खाना नहीं खा रहा होगा, बुखार चढ़ रहा होगा। द सिम्टम्स आर वेरी प्रोनाउंस्ड, आपको उसकी चेहरे से टॉक्सिक पिक्चर नज़र आ रही होगी। लेकिन डॉक्टर सो साहब, आपने उस सूरत में तो वेट करना नहीं। लोग इसलिए भी इजी हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं बच्चों को तो निमोनिया का लगता है ना इंजेक्शन, तो खैर है। नहीं, वो निमोनिया का आपकी यकीनन हम मानते हैं कि जनाब वैक्सीनेशन लग गई है, और वैक्सीनेशन के अपने बड़े एडवांटेजेस हैं कि येस माइल्डर हो जाएगा, बट दैट डज नॉट प्रिक्लूड के नहीं होगा। एंड देन इफ़ यू आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर कि आपको पता है देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ अस्थमा, देन देयर आर एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। अगर आपने घर में आपके डस्ट एलर्जी है, और ये स्पेशली अगर ये जो आप बिस्तर झाड़ते हैं या आपके कालीन जब साफ़ होते हैं तो उसमें माइट की आ जाती है, और फिर ठंड हो रही है और आप के हाथ गंदे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप शामिल करते हैं तो इन्फेक्शन की तो आपके साथ एक कम्युनिकेशन चल रही है। तो डिस्पाइट द वैक्सीनेशन, येस यू विल बी स्लाइटली एंड क्रिटिकली आपकी बचत तो होगी, बट यू आर स्टिल एक्सपोज। 90% आपकी इन्फेक्शन नहीं होती, 10% होने का तो चांस है। और ब्रोंकियोलाइटिस इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रम, देन कम्स निमोनिया। एस्थमा जो है उसका एक सेकंड फैक्टर है कि ब्रोंकियोलाइटिस जिनको ज़्यादा पहले 2 सालों में होता है, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी ये भी होती है कि वो आगे जाके एस्थमा भी डेवलप करेंगे। एस्थमा क्या है? वो रिकरेंट रिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन है ऑफ द एयरवेज, और जो कंजेशन वो क्रिएट करती है और उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से हवा का आना जाना तसलसल जो है वो रुकावट में आ जाता है। तो ये सारे ट्रायड्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिसमें कि सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपकी अपनी हाइजीन, आपकी इम्यूनिटी, आपकी न्यूट्रिशन को हम भूल जाते हैं। वी मस्ट टेक प्रोटीन बेस्ड फूड, वी मस्ट टेक रेस्ट, वी मस्ट कीप आवर हैंड्स क्लीन,
और हैंड क्लीनिंग के ऊपर बड़ा स्ट्रेस किया करें कि खाने से पहले, खाने के बाद, और स्पेशली आफ्टर डूइंग योर वॉशरूम पॉटी के बाद दे मस्ट क्लीन, बिकॉज अमूमन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो फैलती है, लेकिन अमूमन ये हैंड कांटेक्ट से फैलती है, जहाँ पर कि आपके हाथ पे ऑलरेडी वो जरासीम आ गए कांटेक्ट पे भी हो जाता है, फीकर जिसकी ओरल वजह से फिर टाइफाइड एक बड़ी कॉमन बीमारी, पिछले दिनों कितना टाइफाइड फैला हुआ है। वो फीकर ओरल है, हाथ के साथ पहुंचा हुआ है, ड्रॉपलेट से हो रहा है, तो सारी चीज़ ये हाइजीन में आ असल जाए। में फिर डॉक्टर साहब, इनकी I आप think- देखिए कि नमूनियाज में आपको ये पता चलेगा कि उसके मुख्तलिफ शेप्स हैं, लोबार नमूनिया है, ब्रोंको नमूनिया है, लेकिन बेसिकली इट इज़ द इन्फेक्शन, जबकि ये जो है ये इन्फ्लेमेशन है। इसकी ज़्यादा वायरल एटियोलॉजी है, नमूनियाज में फिर बैक्टीरियल एटियोलॉजी आ जाती है, और इट कैन बी ईज़िली रिजॉल्वेबल, टाइमली अगर डायग्नोज हो जाता है, टाइमली आप उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, हाइड्रेशन देते हैं, रेस्ट देते हैं, सैनिटेशन देते हैं, और उसके साथ उसको आप जो है कभी ज़रूरत पड़े तो स्टीरॉयड दे देते हैं या ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं और नेबुलाइज करते हैं। दीज आर ऑल सपोर्टिव मेजर्स जो कि आपने टाइमली इनिशिएट करने हैं। सो डॉक्टर साहब, कंक्लूजन में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है। दूसरी, खाओ पियो मगर इत्तेदाल में रहो, पानी पियो, पानी में शिफा है, और रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बना है। बच्चों को 9 बजे सुलाएं, उनसे उनकी मेमोरी, मैथमेटिक्स, उनकी हाइट और उनकी भूख अच्छी होगी। भूख में उनको घर का खाना दें, प्रोटीन बेस्ड खाना दें, जो कि आपकी बॉडी की बेसिक बैंक करेंसी है इन डिफेंस एंड ऑल्सो इन ग्रोथ। तीसरी बात, बाहर के आप सारे खानों को प्लीज़ बहुत स्क्रीन आउट किया करें, दे आर नॉट अ वे ऑफ बाइंग हैप्पीनेस फॉर योर चिल्ड्रन। और चौथी बात, यस हाइजीन अगेन उसमें आ जाती है। यकीनन आपने घर के माहौल को भी साफ़ रखना है। वैक्सीनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कभी उसको लाइटली ना लिया करें। इन बच्चों की वो वैक्सीनेशन जो कि गवर्नमेंट देती है वो तो लाजमी लगानी ही लगानी है। लेकिन उसके फ्लू अलावा भी वैक्सीन 9 हर साल- वैक्सीनेशंस हैं जो कि हर पेरेंट के ऊपर लाजमी है कि वो अपने बच्चों की 9 वैक्सीनेशन, बेशक उसको प्राइवेटली लगवानी पड़े, लगवाएं, क्योंकि आगे भी जाके उनके बहुत सारे खर्चे होने हैं। ये हो तो वो खर्चा है जो कि सारी ज़िंदगी के लिए उनको डिविडेंड्स देता है। एंड एक दिन की आईसीयू, किसी अच्छी आईसीयू का जो खर्चा है वो सारे साल की वैक्सीनेशन से डबल होता है। सो देयर इज़ नो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एज सच रिक्वायर्ड। और फिर जो एग्जाइटी उसके साथ आती है, दैट यू कांट टेल। आपको जो गिल्ट आता है कि मैं ये कर सकता था, मैंने नहीं किया। चिल्ड्रन यू आर द मोस्ट प्रेशियस एंटिटी, देयर इज़ नथिंग मोर स्वीटर देन चिल्ड्रन। वही वाली बात अगर है आप उसके सिलसिले में नहीं कर पा रहे तो किसके सिलसिले में करेंगे? और डॉक्टर साहब, वही वाली बात है ना, जिस तरह अभी ब्रेक के बाद हमारे पास हम आज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का दिन मना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात भी करेंगे। और जब अब ब्रेक के बाद गेस्ट आएंगे तो उनमें से एक गेस्ट हमारे पोलियो सर्वाइवर है। अब अगेन पोलियो के कतरे और सही वैक्सीनेशन और सारी चीज़ें हुई होती हैं, और पाकिस्तान में पोलियो ना होता तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज हम उनका डिफरेंटली एबल्ड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना कर रहे होते, किसी और एंगल से बात कर रहे होते। तो व्यूअर्स, वही वाली बात है ना कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इम्यूनाइजेशन हमारी सिर्फ वांट नहीं है, हमारी एक नीड है, एक बेसिक ज़रूरत है, पूरी एब्सोल्यूट बेसिक नीड है। और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मतलब एक मोमिन की जो है दूरबीनी और बारीक बीनी को बड़ा उन्होंने मुस्तासिन कहा गया। यू आर सपोज टू बी फोरसाइटेड एंड प्रीएम्प्टिव, एंड दैट यू नो वन स्टिच सेव्स 9। सेव्स 9। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, My pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हल्का सा तो टीज़र दे दिया, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इससे रिलेटेड हम बात भी करेंगे, बातचीत भी होगी, कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात होगी जो हमें गाइड करेंगे इस दिन की मुनासबत से। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ऑब्वियसली ब्रेक के बाद हम आज एक बड़े स्पेशल डे की बात करेंगे, और तो बहुत ही प्यारी और ब्रिलियंट और बाहिम्मत पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं।
लेकिन एक प्यारी सी बाहिम्मत पर्सनैलिटी किचन में भी है, हम उसको भी 2 लम्हे दे देते हैं, वरना कहेगी कि फिर जुगन आप मुझे भूल गई। जी अनम। जी जुगन आपी, हमारे चिकन स्मैश टाकोस जो है रेडी हो गए। ऑन साइड सालसा सॉस और चिली सॉस के साथ उसको सर्व किया है। ऑन साइड फ्राइज़ है, आप उसको स्किप भी करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब देखिए अनम, आज जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है, बिल्कुल। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या डिफरेंटली एबल्ड लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल। फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस इस साल की थीम है। अब इससे रिलेटेड हमें 2 बहुत ही ब्रिलियंट लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है वही गाइड कर सकते हैं, क्योंकि व्यूअर्स सच्ची बात है जिस पे गुजर रही होती है वही आपको बेहतर बता सकता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और क्या क्या मसले एक्सपीरियंस करता है। हम तो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई ये वाला दिन है, वो वाला दिन है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या वो चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं? और देखें, गवर्नमेंट और दूसरे सेक्टर्स तो अपनी जगह, क्या आप और मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? सबसे ज़रूरी बात यह है, देखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सोसाइटी की भी होती है, और उस सिविल सोसाइटी में फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं इसलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर की हज़ारों चीज़ें बनी हुई होती हैं। हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, भाई बहन अक्सर इंक्लूड ही नहीं होते चीज़ों के अंदर। वो होना भी चाहें तो इंक्लूड नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास वो मौके ही नहीं है कि वो किसी जगह पे पहुंच सके। और अगर एक जगह पे पहुंच जाएं तो उस जगह के अंदर कैसे जाए? उस जगह के अंदर अगर जाएं तो वहाँ पे अगर 1-1.5 घंटा रुकना भी है तो वहाँ पे अगर बाथरूम यूज़ करना है या कोई भी बेसिक चीज़ करनी है तो क्या वो कर सकते हैं? आजकल तो मुझे हैरत होती है कि इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं कि हम कितनी चीज़ें कितने सस्ते अमाउंट में कर सकते हैं, फिर भी लोग अपनी बिजनेसेस में एक्स्ट्रा फनकारियाँ कर देंगे, कुर्सियाँ बढ़ा देंगे, लेकिन उस इंसान के लिए आसानी नहीं पैदा करेंगे जो व्हीलचेयर के अंदर है। समझ नहीं मुझे इस बात की आती कि अगर इतने पैसे हैं कि हर रोज़ आप हर 6 महीने के बाद अपने रेस्टोरेंट का डेकोर बदल रहे हैं, तो उसको लोगों के लिए एक्सेसिबल क्यों नहीं बना सकते? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को साइड पे कर दे। प्राइवेट सेक्टर में कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पीपल विद हु आर डिफरेंटली एबल्ड, जिन्होंने आना ही है अपने चेकअप और इलाज के लिए, वो दरवाजे तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर जो उनको अंदर करने का अमल होता है वो इतना एम्बैरसिंग होता है कि अगला बंदा आवाज़ार होकर वहाँ से चला ही जाता है। हमारे साथ 2 बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही बाहिम्मत पर्सनालिटीज़ जो ना सिर्फ खुद डिफरेंटली एबल्ड है बल्कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम भी बहुत करते हैं और उनके लिए एक मोटिवेशन का बायस बनते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब है, फाउंडर ऑफ माइलस्टोन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस। खुद व्हीलचेयर यूज़र होने के बावजूद आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और इंडिपेंडेंट लिविंग मूवमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया एक और बहुत ही ब्रिलियंट और बाहिम्मत पर्सनालिटी ने। अब आप इनको दिखाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऑलमोस्ट 5 डेकेड से आप एक पोलियो सर्वाइवर हैं। आपने पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट में ऑडिट ऑफिसर के तौर पे सर्व किया। अब आप एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। आजकल आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हिम्मत, कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म की जिंदा मिसाल आसिफ महमूद भट्टी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात का आगाज़ इससे करना चाहूँगी क्योंकि यूजुअली हम बात करते हैं लोगों से उन लोगों के बारे में जिनका दिन मनाया जा रहा है। आज तो आप लोगों का ही दिन मनाया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए ये दिन क्या अहमियत रखता है और उसको मनाने का आपकी नज़र में मकसद क्या है? जी भाई, आपसे शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने हमेशा हमारे दिन पे हमें हमेशा याद किया, जिसके लिए हम मशकूर हैं। आज का दिन असल में उन माओं के नाम है जो स्ट्रेस में आके अपने बच्चों को देख कर कि अगर वो थोड़ा सा रूटीन के बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट हों तो स्ट्रेस में आ जाती हैं रिश्तेदारों की बातों से, या फिर ख़ुद एक फ़ियर में आ जाती हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती हैं, कोई जो भी इनको जो डायरेक्शन देता है उस तरफ चल पड़ती हैं। बेसिकली ये उन माओं के नाम भी है, उन लोगों के नाम भी है जो व्हीलचेयर यूज़र हैं मेरी तरह, या जिन्हें देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है, या जिनको बात करने के लिए लफ्ज़ों की या ज़ुबान या आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, एक ही इशारे में बहुत सारी बातें कर जाते हैं। और भैया, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे 10% से ज़्यादा हमारी आवाम, राइट? जी मैम। ऑलमोस्ट 10% व्यूअर्स या उससे ज़रा सा ज़्यादा, ये तो रजिस्टर्ड लोग हैं। अनरजिस्टर्ड कितने बच्चे बच्चियाँ हैं जो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुए एज बीइंग डिफरेंटली एबल्ड। तो 10% तो हमें ऑलरेडी पता है। 10 to 12% हमारी पूरी पॉपुलेशन में से, यानी कि हर 100 में से 10 या 12 लोग जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड हैं।
मैडम इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब डिफरेंटली एबल्ड है तो ज़्यादा उनके लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है। मैडम ये 10% लोग हैं ना, माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहती हैं। वो भी तो मुतासिर होते हैं। जी मैडम, वो ये 50% पॉपुलेशन मुतासिर है असल में। यदि 50% घर हैं पाकिस्तान के जो कि डिसेबिलिटी के इश्यूज अगर कहा जाए तो उससे मुतासरीन हैं, और ये रेस्ट ऑफ 50% आर इन वेटिंग लिस्ट। मैं इस तरफ हूँ ना अभी अफेक्टेड फैमिली, जब मैं एक्सपायर हो जाऊँगा तो मेरी अल्लाह ना फैमिली इधर वेटिंग लिस्ट में आ जाएगी। तो ये रोटेट करता रहता है। सो डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सर्टन कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये सारे इंसानों का मसला है। ये पूरी इंसानियत का मसला है जी व्यूअर्स। जी मैडम। और देखें इसमें आपका व्यूअर्स, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है कि आप वो जो एक नॉर्मल का वर्ड यूज़ किया जाता है या रेगुलरली एबल्ड आप पैदा हुए हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का करम ही है। तो अल्लाह ने अगर आप पे करम किया है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी बीमारी या किसी लाइफ की सिचुएशन या वैसे भी डिफरेंटली एबल्ड पैदा हुआ है, वैसे बच्चे बच्चियाँ भी होते हैं जिसका एक का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की बिनाई नहीं है, किसी की कोई सुन नहीं सकता, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें? जी सर। जी बिल्कुल, बात आज का दिन आपने बिल्कुल जी देखें, ये बड़ी वैसे ना अब माशाल्लाह पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ये ना इस पे एक तवज्जो दी जाती है। मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, अब हमारे लिए भी एक अहमियत का हमल हो गया कि जी हमारे लिए भी एक, और ये इंटरनेशनली है। ये बड़ा अल्लाह का करम है कि आप इसको पूरी दुनिया में, क्योंकि ये दिन 1992 जी, में 92 से यूनाइटेड इसको- नेशंस के जरिए जी, जी। दुनिया भर में और ऑब्जर्व किया ये गया। कम से कम चले एक दिन के लिए रिकग्निशन ही सही हमारी ये आप लोगों के जिनके जहनों में आ जाता है। लेकिन बात वही जो अभी हमने स्टार्ट पे आपने कही कि ये ना भी एक फिनोमिना है। और सर क्योंकि- पर्सन में एक बात ज़रूर कहूँगी, हम इस दिन की तो बात करें, लेकिन पर्सन में डिसेबिलिटी सिर्फ आज के दिन मसले के साथ नहीं डील ये कर रहा मैं होता, वो ये 365 मैं डेज गुजर रहे ये होते हैं मैं उस केस में। जी सर। ये देखिए ना कि एक दिन तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया, मैं भी आ गया हूँ, हमारे दोस्त भी आ गए हैं, लोगों को पता भी चल रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन जैसे अभी शफीक साहब ने बात की कि ये हमारा यानी कि एक बंदे की बात नहीं होती, पूरा एक हमारा फैमिली सिस्टम जो है ना इसके पीछे काम कर रहा होता है, ठीक है। और अब चूँकि हम लोग तो सर्वाइवर हैं, अब मैं पिछले 50 साल से इस डिसेबिलिटी के साथ हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो जो हमारे आने वाले बच्चे या आने वाली नस्लें हैं ना, वो उन चीज़ों से ना गुजरे। क्योंकि हमारा कुछ दौर भी ऐसा था कि तब ऐसे दिन भी नहीं होते थे या वो सहूलतें भी नहीं होती थी। अब ये होता है कि अच्छा खासा जो बंदा होता है ना, उसको बंदा जो ना वो कह के कि तुम नकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम ऐसे हो, यानी कि डिसेबिलिटी मैंने पहले कहा कि ये एक फिनोमिना है। फिनोमिना है। और एक बात बता दूं व्यूअर्स, डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड होना आपको नहीं मारता, लोगों के रवैये, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड लैक ऑफ सपोर्ट एक्चुअली बंदे का बेड़ा गर्क करती है। अगर मुआशरा आगे, अब मुझे बताएं बाहर के मुल्क में अगर किसी का बच्चा फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक पैदा होता है, स्पेक्ट्रम पे पैदा होता है, माँ बाप नहीं परेशान होते क्योंकि उनको पता है वहाँ का कि social एक तो setup हम बहुत भी अच्छा है। संभालेंगे, उसके अलावा माशरों के रवैये भी पॉजिटिव हैं, वहाँ पे इदारे भी ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे जाके हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हर बंदा रेगुलर स्कूल की तरफ जा रहा है, हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे बच्चियों के लिए स्कूलों के छोटे छोटे से इदारे बन रहे हैं, छोटे छोटे से वो जगहें बन रही है, प्रॉपर सिस्टम्स नहीं बनाए जा रहे जो एक्सेसिबल हों। जी बिल्कुल ऐसे। मैडम असल में आई ट्रैवल मोर देन 50 कंट्रीज़, मेरा काम ट्रैवल करना, सोशल डेवलपमेंट को देखता हूँ मैं वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल। तो मैडम दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान में हमारे थोड़ा सा डिफरेंस ये है, हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें ये कि फैमिली सिस्टम बहुत प्यारा है हमारा। माशाल्लाह। जो भी है ना, हम लोग अपने बच्चों को अलहदा नहीं करते। आपको किसी हेल्पर को बुलाने की जरूरत नहीं जी, पड़ती, जी, किसी मैडम। होम में हाँ डालने जी। की जरूरत जी, नहीं जी, पड़ती, मैडम। लेकिन फिर एक या दो घर के लोगों की पूरी जिंदगी उस बंदे को डेडिकेट जरूर हो जाती जी, है। मैडम। जी, मैडम। कोई भाई या कोई बहन को साथ लगना पड़ता है। जी मैडम। मैडम इसका सोल्यूशन इंडिपेंडेंट लिविंग का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हमने एक सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है। जैसे घरों में जो पैरालाइज लोग हैं उनको अटेंड करने के लिए नौजवानों की ट्रेनिंग करके वो घरों में जाके उन्हें अटेंड कर रहे होते हैं। तो इससे ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, बल्कि एक पेरेंट्स के ऊपर जो परमानेंट किस्म का फियर होता है ना, खौफ होता है पेरेंट्स को कि हमारे बाद इसका क्या बनेगा, बच्चे का क्या बनेगा, उस फियर से निकल आते हैं लोग। सर अपनी कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करें, यहाँ मैडम, तक तो आप पहुँच गए लेकिन एक कहीं से ये मामला शुरू हुआ था। मैडम मेरी माँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो आमीन, आमीन, जब मैं छोटा था तो डॉक्टर्स के पास मुझे लेके जाती थी एक्सरसाइज करवाने के लिए। हुआ क्या था? पोलियो हो गया था मुझे 2 साल आपको की भी एज में।
और एक्सपायर डेट वैक्सीनेशन थी। अब व्यूअर्स वही वाली बात ना, अगेन पोलियो के कतरे दरवाजे तक आके आपको पोलियो वर्कर्स पिलाते हैं, दरवाजे तक आते हैं, फिर आप लोग अपने बच्चे छुपाते हैं। जी जी। तो ये ज़्यादती ना किया करें। देखिए शायद वो एक डोज जो आप एक्स्ट्रा दें वही आपके बच्चे को पोलियो से बचा ले, और जब सब पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाएंगे, पोलियो की वैक्सीन सब देंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो जाएगा। और फिर कम से कम ये वाली डिस्कशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। जी सर। मैडम मैं फिर यूनिवर्सिटी तक व्हीलचेयर नहीं होती थी पाकिस्तान में, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जैसे तैसे करके यूनिवर्सिटी तक पढ़ा, फिर स्कॉलरशिप पे जापान चला गया, वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर वर्ल्ड बैंक में जॉब करना शुरू कर दी, फिर पाकिस्तान आ गया। मैं इस तरह कैरियर बनता गया, लेकिन जो काम मेरे ख्याल में हालात और समाज के बावजूद बना, जी मैडम, उनकी सपोर्ट से नहीं, उनके बावजूद बना। असल में मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मेरी माँ ने मुझे, अगर दूसरे बहन भाइयों को एक थप्पड़ मारा तो मुझे दूसरा 2 थप्पड़ मारती थी समझाने के लिए। समझाने के लिए 2 थप्पड़ इसलिए मारती थी तो वो कहती थी कि बेटा ये वो वाला थप्पड़ है जो माशरे ने तुम्हें मारना है, तो अपने आप को इतना मजबूत करो कि फेस कर सको ज़िंदगी को। तो ये वो जो दूसरा थप्पड़ है ना मैडम, उससे मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और जहाँ तक बात ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे रोशन मुस्तकबिल है, ये मेरा बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में डीपॉपुलेशन और इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस आ चुके हैं जिसे वो हाइड कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया की बेस्ट यूथ है, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, जिसको मज़ीद प्रमोट करना चाहिए। लेकिन भैया मुझे एक चीज़ जो महसूस होती है कि इन सब चीज़ों के साथ ना, अगर एजुकेशन, अब एजुकेशन से मुराद मेरा किताब बैठ के पढ़ने की तालीम नहीं बात करी, मैं कह रही हूँ ज़िंदगी की अगर हम अपने यंग बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और तालीम दें ना, कि हमने लोगों के साथ डील कैसे करना है, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जब भी हमारे फिर बच्चे, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड ना भी हों, जब वो किसी प्लानिंग या चीज़ की तरफ जाएं तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जाएं कि हर किस्म के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, तो हमने सिर्फ मेल और फीमेल की टेंशन नहीं लेनी, ट्रांसजेंडर की भी लेनी है। उसी तरह जहाँ पे रेगुलरली एबल्ड लोग हैं वहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लोग भी हैं, हमने सबको साथ लेके चलना है। जिस तरह जब हमारे मुल्क में क्राइसिस आता है, आप देखें ज़लज़ला आ जाए, खुदा न खास्ता सैलाब आ जाए, सारे आगे भागते हैं। अगर यही रवैया हम अपने डिफरेंटली एबल्ड भाई बहनों की तरफ रखें तो कोई भी इंसान किसी टेंशन में नहीं होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आसिफ भाई से इनकी स्टोरी जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि कौन से रवैये चेंज होने वाले हैं जो एटलीस्ट हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि हमारे जो बहुत ही प्यारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं, बच्चे बच्चियां हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। और बेसिकली इस बार की थीम का मतलब बेसिकली जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि हमने ऐसे मुआशरे बनाने हैं जहाँ पे हमारे ये जो डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं, बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं, उनके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएं कि वो मुआशरे में ज़िंदगी नॉर्मल इंसान की तरह जी सकें। उनको बिल्डिंग्स में घुसने में प्रॉब्लम ना हो, वॉशरूम यूज़ करने में प्रॉब्लम्स ना हो, हॉस्पिटल पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना हो, गाड़ियाँ ऐसी हों जो एक्सेसिबल हों। ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक नहीं होंगी तब तक हमारे ये जो कम्युनिटी के, हमारे जो माशरे के, हमारी सोसाइटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। और मुल्क की तरक्की के लिए आप 10-15% आवाम को घर पे नहीं बिठा सकते। जहां हम ख़वातीन को कहते हैं कि आप 52% पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चियाँ भी हैं, उनको भी आगे लेके आना है। तो हमारे साथ मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब हैं और आसिफ महमूद भट्टी साहब हैं। आसिफ भाई, आपकी कहानी। जी, मेरा जी ऐसा हुआ कि अर्ली चाइल्डहुड में जो ड्यू टू पोलियो ये मेरे पैरालाइज होगी दोनों टांगें। तो बस जाहिर है जब एक बंदा इससे मुतासर होता है तो वो समझ ले कि पूरा एक ख़ानदान जो है ना वो उसको साथ में एक चलना पड़ता है, उस जो भी इफेक्टिव बंदा है ना उसके साथ। तो मेरे पेरेंट्स का कितने भाई बहन थे आप? हम लोग 6 बहन भाई थे। और आपको हुआ पोलियो? और मुझे हुआ सिर्फ, ठीक है ना जी। तो वो फिर जाहिर है देखिए ना व्यूअर्स, एक ही घर में जी 6 बच्चे, एक बच्चा मुतासिर हुआ, बाकी 5 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ऐसे ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर पेरेंट्स पे बहुत बड़ा एक ये वाला आ जाता है,
मामला, क्योंकि उस वक्त तो देखा जाए तो पेरेंट्स का इम्तहान शुरू हो जाता है, तो बच्चा तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के पेरेंट्स ने कुछ इस तरह से ग्रूमिंग की, तरबियत की, या इस तरह से वो टेक केयर की कि जो ना वो इंस्टेड के वो बंदा अदर साइड चला जाए। मतलब है कि जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन है वो खाली अल्फ बे पे का नाम नहीं है, एजुकेशन है तरबियत। कि जब आप स्टार्ट से किसी चीज़ को अच्छे तरीके से एजुकेट करते हो, उसको आप लेके ग्रूम करते हो ना, तो वो ही आपकी जो है ना वो आगे चीज़ चलती है। और ये हमें देखने में आया, मेरे भी देखने में ज़्यादातर ये चीज़ें आई हैं कि अगर किसी घर में कोई इस तरह का कोई स्पेशल पर्सन है या कोई इस तरह से बच्चे के साथ कोई मसला है, तो उसको ना निगलेक्ट किया जाता है या उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे ये होता है कि वो तो मेंटली तो वैसे ही वो उनके लिए एक परेशानी होती है, लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं मुआशरे का कोई अहम हिस्सा नहीं हूँ, तो फिर वो और ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को नीचे ले जाता है। अगर आप भैया मुझे मार्जिन दे तो आपकी ही बात को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी कि होता ये है कि माँ बाप और घर वाले तो साथ नहीं छोड़ते, होता ये है कि क्योंकि मुआशरों के रवैये इतने नेगेटिव होते हैं तो अक्सर औकात घरों में बच्चों को बंद कर दिया जाता है, ऐसे ही बाहर पता ही नहीं होता। 6 बच्चे बिल्कुल हैं, ऐसे। 5 बच्चे सबसे मिले हुए होते हैं, वो एक बच्चा होता है जो घर में कमरे में बंद होता है। माँ बाप को ये फियर होता है, डर होता है कि यार ना तो स्कूल में कोई व्हीलचेयर की एक्सेसिबिलिटी है, साथ में एक और टीचर अगर साथ लगाना पड़ेगा, कोई शेडो टीचर, तो उसका अलहदा से एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगे। तो ऐसे बच्चे घरों में बंद हो जाते हैं और अक्सर ऐसे बच्चे तो 20 साल की उम्र भी नहीं टपते, ऐसे यंग एज पे चले जाते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? जी सर, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, आपने तरबियत की बात की, तरबियत वो बंदा करता है जो आपसे बेहतर जानता है, तो आप लोग ही हम जैसों की तरबियत करेंगे तो हम फिर आगे अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। तो जी सर। जी मैडम, मेरे ख्याल में करने वाला सिर्फ एक काम है, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डिफरेंट होना ख़राब होना नहीं होता, और डिसेबिलिटीज़ जो है ना वो माशरती होती हैं, इंसानी नहीं होती। क्योंकि क्रिएटर जो है ना उसका क्लेम, उसका पूरा ऐलान है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तो डिसेबिलिटी जितनी भी होती है वो सारी माशरती रवैयों की वजह से, फ़िज़िकल सर्विसेज ना होने की वजह से क्रिएट होती है। जैसे मैं लाहौर में हूँ ना, तो हो सकता है लाहौर, मेरे शहर में बहुत सारी फुटपाथ ऐसे हैं जो व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है, फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ है ही नहीं, तो ये बड़ा मसला है एक, मतलब चलने के लिए सी ना। बात है। हाँ अगर जी। आपने व्हील चलाना है किसी भी चीज़ जी, के जी। ऊपर, तो आपको स्मूथ सरफेस चाहिए, जी। आपको ऐसी सरफेस चाहिए कि जहाँ पे अगर आपको ब्रेक लगानी हो, अपने आप को स्टॉप करना, जी, क्योंकि व्हील्स हैं वो तो चलते जाएंगे। और मैडम अगर मैं टोक्यो जाता हूँ या दूसरे किसी डेवलप सिटी में जाता हूँ, तो वो वहाँ पे मैं डिसेबल नहीं होता हूँ, हर जगह पहुँच जाता हूँ। तो मैं फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि मजदूरी मेरे अंदर है या माशरे के अंदर है। और वैसे भी मैडम चलना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पहुँचना ज़रूरी है ना ज़िंदगी में। एग्जैक्टली। और दुनिया के सारे इंसान जितने दुनिया में आते हैं पैरालाइज ही आते हैं मैडम, हाँ जी, और फिर चलना सीखते हैं। चलना सीखते हैं और फिर पैरालाइज हो जाते हैं बुढ़ापे में। लेकिन और हम उसके लोग, अलावा मुझे जी एक मैडम। बात बताएं व्यूअर्स, जो लोग बाइक पे जाते हैं, जो लोग साइकिल पे जाते हैं, जो लोग गाड़ी पे जाते हैं, वो भी तो पहियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जी मैडम। सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस है। हाँ, मसला तब आता है जब आप बिल्डिंग पे पहुंचते हैं, जहाँ पे अगला भी बाइक में पहुंचा है, गाड़ी में पहुंचा है, साइकिल पे पहुंचा है, आप अपनी पहले व्हीलचेयर में पहुंचेगा, पहुंचे देर से पहुंचेगा। हैं। जी आसिफ भाई। हाँ जी, देखें ये बिल्कुल सही बात की इन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा माजूर है। अच्छा, वो इसलिए किसी ना माजूर किसी है, मामले में। इसलिए माजूर है कि मैं अगर किसी को कहता हूँ कि आप गाना गाए, वो कहता है जी माजरत कि मैं गाना नहीं गा सकता, उसमें वो माजूरी है, क्योंकि उसमें उसकी चीज़ की कमी है ना। हमारी फिज़िकल नज़र आती है, लेकिन कईयों में अखलाक की कमी है, कईयों में इंसानियत की कमी है, कईयों में मतलब बहुत सारी चीज़ों की जो ना कमी है, और वो माजूरी है, और उसको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। जबकि वही सबसे बड़ी माजूरी और वही सबसे बड़ी हमारी जो है ना वो डिसेबिलिटी है, क्योंकि हम फिर भी डिफरेंटली एबल्ड हैं। मतलब अगर हम वही वाली बात कि अगर हम चल के नहीं जा रहे, अगर हम व्हील्स पे जा रहे हैं, तो हो सकता है उनसे 2 मिनट पहले पहुँचे, हो सकता है उनसे हम बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हूँ। मैंने अब अपने तकरीबन 36 साल 36 ईयर्स मैंने गवर्नमेंट में अपना सर्व किया है, ठीक है ना जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस डेडिकेशन से किया कि जो मेरे बॉसेस थे या जो मेरे कोलीग्स थे, उनको ये एहसास ही नहीं होता था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो उन्होंने मुझे काम दे दिया है क्या वो मैं कर सकता हूँ, मेरा मतलब वहाँ तक मेरी अप्रोच है कि नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनको मैंने महसूस नहीं करवाया और उन लोगों ने भी मुझे महसूस नहीं करवाया। और यही ये माशरे का ये वाला जो ना एक अच्छा पहलू है। पाकिस्तानी कौम जो ना हमदर्द भी बहुत है, हमदर्द भी बहुत है, लेकिन वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस और सेंसिबिलिटी इस वक्त बड़ी ज़रूरी है। तो एंड में
बिल्कुल मुख्तसर सा वक्त रख के रह गया सर, आपका पैगाम व्यूअर्स के लिए और सर आपका पैगाम जी। मैं आज के दिन के हवाले से अपने तमाम दोस्तों को इस प्रोग्राम की तवज्जो से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ऊपर डाउट ना रखा करें, अपनी ज़ात को पूरा ऑन कीजिए और ज़िंदगी को सेलिब्रेट कीजिए। मजूरियाँ इंसान के जिस्म या सोच में नहीं होती, ये सारी आउटसाइडर हैं, सारी इन्वायरमेंट के अंदर है। इनकी बाहर की सिस्टम डेवलप करें ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो सके, और अपने घरों को ऐसा एक्सेसिबल बनाएं, जितने भी नॉन डिसेबल लोग भी हैं, कि आप बुढ़ापे के अंदर आपको अपने आप बूढ़े हो जाएंगे तो बेड के ऊपर टॉयलेटिंग ना करनी पड़े, आपकी व्हीलचेयर टॉयलेट में जा सके आपके घर में, आप एक कमरे में मुक़य्यद होकर ना रह जाएं। तो ऐसी ज़िंदगी तश्कील करें जिसको आखिरी सांस तक सेलिब्रेट कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, ये जैसे मैंने पहले भी बात की कि ये जो हमारे पेरेंट्स हैं ना जी, चूँकि ये वो एक बच्चा माजूर नहीं होता है, वो पूरा ख़ानदान जो होता है ना, वो उसकी तरबियत गाह है। अगर हमारे ये पेरेंट्स उस पर अपना तवज्जो देना शुरू कर दें और ये ना देखें कि हमें किसी की सपोर्ट आएगी, क्योंकि जब वो करेंगे अल्लाह मियाँ उस बंदे के जो भी हिस्से का मामला है ना, वो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। उस घर में आसानियाँ आ जाएंगी, बरकतें आ जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के ये चॉज़न पर्सनस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इनको जो है ना सपोर्ट करना या इनकी टेक केयर करना, ये पेरेंट्स का काम है, और ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे किसी भी तरह से डिसेबल्ड हैं। बिल्कुल। और सर आपने कहा कि मजूरी जो है वो जिस्मानी नहीं होती, जहनी नहीं होती। मैं तो ये कहूँगी कि मजूरी जो है वो जहनी ज़रूर होती है सोसाइटी की। हम लोग जहनी तौर पे मजूर है, जो हम ये नहीं समझ पाते कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो भी इंसान हैं, उतने ही इंसान हैं जितने हम हैं, बल्कि अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके अंदर है, तो क्या हमें उसको प्रोवाइड करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। मदद से मुराद ये नहीं कि आप पैसे पकड़ाने शुरू कर दें, मदद ये भी है कि आप अपने घर के अंदर जहाँ से भी आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, एक छोटा सा सिंपल बन जाता है, प्लाई के साथ भी बन जाता है, प्लाई के मटेरियल पर लकड़ी का बना ले तो बेहतर होता है, रैंप बनवा लें। वो रैंप आपका साइड पे पड़ा हुआ है, हर बंदे के पास इतनी तो जगह होती है, वो रैंप लगाएं ताकि जो भी इंसान कभी आपके घर व्हीलचेयर में आए, वो कम से कम आपके घर में एंटर और एग्जिट तो बाइज़्ज़त अंदाज में हो जाए। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके घर में कोई डिफरेंटली एबल बंदा आता है, और मैंने देखा हुआ है लोगों के घर में, इसीलिए जब मैंने घर बनाया तो मैंने वो रैंप भी वो वुडन वाला बनवाया। अब वो हम निकाल लेते हैं जब हमारा कोई इस तरह गेस्ट आता है, ना उनको महसूस होता है, ना फिर वो अपनी खुद ही व्हील करके ऊपर चले जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा अगर आप साहिब हैसियत हैं तो फिर ऐसी चीज़ें क्रिएट करें, दरवाजे ज़रा चौड़े बना लें अपने घरों में, ये तो घर हो गया ना। लेकिन अगर आपके घर में कोई डिफरेंटली एबल पर्सन नहीं है और आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं है, तो अगर आप कोई बिजनेस ओनर है तो इस चीज़ का तो ख्याल करें। जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक में, प्रोग्राम शुरू करने से पहले बल्कि ये डिस्कशन कर रहे थे कि बाथरूम्स 90% जो होते हैं वो मेन फ्लोर पे नहीं होते, वो अगले फ्लोर पे होते हैं, और वो मेज़नाइन फ्लोर होता है, वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं रुकती। यानी कि इस फ्लोर पे लिफ्ट आती है, इस फ्लोर पे लिफ्ट आती है, इधर बीच वाली फ्लोर के ऊपर जिससे सीढ़ियों से चढ़ के जाना है वहाँ पे वॉशरूम है। अब इन दोनों भाइयों में से किसी ने अगर बाथरूम जाना हुआ तो वो किस तरह जाएंगे? सीढ़ियों से कौन इनको लेके जाएगा? और अगर जाएंगे भी तो कितना एम्बैरसिंग होगा कि 36 लोग पकड़ रहे हैं और ऊपर नीचे कर रहे हैं, इज्जत नफ्स भी आप अगले की डैमेज करते हैं। सो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। इसके लिए दिमाग खोलने की ज़रूरत है। और जब भी कोई नया बिजनेस, कोई काम, कोई चीज़, और हॉस्पिटल जो लोग बना रहे हैं, प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिक्स बना रहे हैं, मेक दम व्हीलचेयर एक्सेसिबल, मेक दम एक्सेसिबल। ये हर इंसान का बुनियादी राइट है कि उनके पास कम से कम एक्सेसिबिलिटी तो हो। खैर, ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम पे इस पे बात करते रहेंगे रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली। हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।